बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छुपा होता है कोई न कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं विवेक। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। पटना के बाकरगंज में बेखौफ बदमाशों ने पुलिस को ठेंगा दिखाते हुए दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप में लूट की वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद से कारोबारी गुस्से में हैं। देखिए रिपोर्ट। पटना में दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप में लूट, गहना लूटकर अपराधी फरार। पटना पुलिस पर बड़ा प्रश्न चिन्ह। जिस जगह पर अभी सैकड़ों लोगों की भीड़ दिख रही है, ठीक इसी जगह पर चंद मिनट पहले लूट की बड़ी वारदात हुई है। तस्वीरें पटना के बाकरगंज इलाके की हैं। बाइक से आए अपराधियों ने एसएस ज्वेलर्स में लूट की घटना को अंजाम दिया और फरार हो गए। और एक बार फिर से एक बड़ी घटना बाकरगंज इलाके में, जहां पर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है। जो अपराधी थे वो यहाँ हथियारों से लैस होकर पहुंचे, उसके बाद लूट की घटना को अंजाम दिया। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो बाइक पर सवार होकर 4 अपराधी आए थे, जिन लोगों ने दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया और बैग में गहने भरकर भागने लगे। भागने के दौरान बाइक का संतुलन बिगड़ गया, जिसकी वजह से बैग के साथ एक अपराधी लोगों के हद पे चढ़ गया। एक अपराधी भागते के क्रम में मोटरसाइकिल भी गिर गया और भाग गए, जिसमें एक अपराधी पकड़ा गया है। दिन दहाड़े राज्य की राजधानी में हुई लूट की घटना को लेकर व्यापारियों में जबरदस्त गुस्सा है। घटना से नाराज व्यवसायियों ने दुकानें बंद कर दी। नाराज नहीं होंगे तो क्या करेंगे आपका? बोलिए, नाराज नहीं होंगे। आज 50 बरस से हम यहाँ काम। लूट की सूचना के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन जब दिन दहाड़े हुई लूट पर सवाल हुआ तो सिटी एसपी ने चुप्पी साध ली। कुछ भी बताना सही नहीं रहेगा। रुक आप लोग थोड़ा बता दो दीजिए। सर बिल्कुल, ये सिटी एसपी है, अमरीश राहुल है, और जब घटना हो जाती है तो अधिकारियों की इसी तरीके से चुप्पी हो जाती है। सवाल है कि क्या सिटी एसपी के चुप्पी साध लेने से पटना की कानून व्यवस्था बेहतर हो जाएगी, क्योंकि पटना पुलिस अपराधियों पर नकेल लगाने में फेल साबित हो रही है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। कोरोना की तीसरी लहर ओमिक्रॉन वेरिएंट तबाही मचा रहा है। लोग अपनी जिंदगी बचाने की जुगत में जुटे हैं। सीनियर सिटीजन और फ्रंटलाइन वर्कर्स बूस्टर डोज लेने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इस संकट की घड़ी में कोई है जो बूस्टर डोज के बहाने आपको चूना लगाने की तैयारी में है। सावधान, क्या आपके पास कोई कॉल करता है? आपको कोई बूस्टर डोज का झांसा देता है? अगर ऐसा है तो हो जाइए होशियार, नहीं तो आप भी हो सकते हैं ठगी के शिकार। साइबर ठगों के नए पैंतरे से सावधान। संक्रमण की तीसरी लहर में पूरी दुनिया के साथ साथ भारत भी जिंदगी बचाने की जद्दोजहद में जुटा है। सरकार एक एक व्यक्ति को कोरोना वैक्सीन देने के लिए प्रतिबद्ध है। जो लोग फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं, जिनकी उम्र 60 प्लस है, या फिर जो लोग फ्रंट लाइन वर्कर हैं, उन्हें बूस्टर डोज दिए जा रहे हैं और स्वास्थ्य केंद्रों पर उपलब्ध भी करवाई जा रही है। ऐसी संकट और दुख की घड़ी में कोई ऐसा है जो आपकी मजबूरी का फायदा उठाना चाह रहा है, आपकी मदद के बहाने आपको चूना लगाना चाहता है, आपको कंगाल करना चाहता है, वो भी सिर्फ एक फोन कॉल पर, बूस्टर डोज के नाम पर। जी हां, आपको यकीन नहीं हो रहा होगा तो सुनिए कि लोग सावधान रहें। वो इस तरह का भेजेंगे साइबर क्रिमिनल्स
आपके हितैषी बन करके अपील करेंगे और सारा डिटेल्स आपसे ले लेंगे बूस्टर डोज के लिए। और वैसी स्थिति में वो आपके अकाउंट्स पर आपके जो कमाए हुए धन बैंक में रखे हुए हैं उस पर वो उनकी नज़र है, पैनी दृष्टि है और आपको कंगाल बना देंगे। सुना आपने, आपके बैंक खातों पर साइबर क्रिमिनल की नजर है जो ठगी के पुराने तौर तरीकों को दरकिनार कर अब ये बूस्टर डोज के नाम पर लोगों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं और खाते में सेंध लगाकर पलक झपकते ही बैंक अकाउंट खाली कर देते हैं। कैसे, वो हम आपको बताते हैं। साइबर ठग स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी बनकर फोन करते हैं। सबसे पहले वो आपसे पूछते हैं कि आपने दोनों डोज ले लिया है। अगर आपका जवाब हाँ होगा तो ठग बूस्टर डोज के नाम पर आपको जानकारी देंगे। स्वास्थ्य विभाग का हवाला देकर आपको अपने जाल में फांसेंगे और बूस्टर डोज लेने के लिए आपको मजबूर कर देंगे। उसके बाद रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपसे कहेंगे। जब आप तैयार हो जाएंगे तो आपकी सारी डिटेल्स मांगेंगे। डिटेल्स मिलते ही आपके मोबाइल पर एक लिंक भेजेंगे। आप जैसे ही लिंक को क्लिक करेंगे आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा और OTP आते ही ठग आपसे OTP पूछेंगे। जैसे ही आप OTP की जानकारी देंगे आपका अकाउंट साफ हो जाएगा। आपका होश ठिकाने तब आएगा जब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर बैंक से डेबिट का मैसेज आएगा। उसके बाद आपके पास पश्चाताप के सिवा कुछ नहीं बचेगा। आप चाह कर भी कुछ नहीं कर सकेंगे। उसके लिए गवर्नमेंट के स्तर से मैं समझता हूँ, खास करके पुलिस के स्तर से कोई उस तरह की व्यवस्था अभी तक है नहीं कि बहुत नियंत्रित ढंग से उसको रोकथाम के लिए उपाय कर सके। इसमें तो जितने इंडिविजुअल्स हैं जो इनको की बूस्टर डोज के परिधि में आते हैं उन लोगों को ही काफ़ी सावधान अलर्ट करने की ज़रूरत है आपके माध्यम से, खास करके मीडियाज़ के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से, कि वो फ्रॉड्स के फेरे में नहीं पड़े, ट्रैप में नहीं आवे। सुन लिया आपने, ठगी का शिकार हो जाने के बाद ना तो आपकी मदद पुलिस कर सकती है और ना ही साइबर सेल के अधिकारी। आपको अपना बचाव खुद से करना है, खासकर वैसे लोग जो बूस्टर डोज लेने की श्रेणी में शामिल हैं। होता क्या है कि वो आपको एक लिंक भेजते हैं जिसमें वो आपसे मनी के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, जिसके ऊपर टेक्स्ट तो कुछ और लिखा रहता है, लेकिन जब आप लिंक की बात करते हैं तो लिंक में वो रिक्वेस्ट होता है मनी के लिए। जब क्लिक करते हैं तो वो OTP आता है। जो साइबर फ्रॉड जो होते हैं वो आपसे ये कह के मांगते हैं कि जैसे बूस्टर डोज का मामला है, उसमें बोलते हैं कि इस लिंक पे क्लिक करके अपने बूस्टर डोज का स्लॉट रजिस्टर कराएं। और जब आप क्लिक करते हैं आपके फ़ोन पे जो एक OTP आता है वो यह कह के मांगते हैं कि आप ये जो OTP है मुझे आप प्रोवाइड करें ताकि हम आपका स्लॉट कंफर्म कर ले। बेसिकली ये स्लॉट कंफर्म करने का कोई मुद्दा ही नहीं होता है। उसमें ये होता है कि आपके मनी जो उन्होंने रिक्वेस्ट किया है वो आप एक्सेस देते हैं अपने वॉलेट का। जैसे आपके आपका आज फ़ोन नहीं, आज का आपका बैंक है, गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, और सारा बस एक पासवर्ड पे, एक OTP पे सारा निर्भर करता है। आपने लिंक पे रिक्वेस्ट किया, आपने OTP बताया और आपके अकाउंट से ऐसे बहुत सारे मामले आए हैं। ऐसी स्थिति में हम सबको सावधान रहने की जरूरत है, खासकर उन लोगों को ज्यादा जो बूस्टर डोज की श्रेणी में आते हैं, जैसे फ्रंटलाइन वर्कर्स या फिर 60 साल से ज्यादा उम्र वाले व्यक्ति, क्योंकि आपकी सावधानी और सूझबूझ ही आपको ठगों के नए पैंतरों से बचा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सरकार के द्वारा बूस्टर डोज की व्यवस्था आम लोगों के लिए की गई है, लेकिन इसी बूस्टर डोज के बहाने साइबर फ्रॉड लोगों को ठगी का शिकार कर रहे हैं। कई जालसाजी के मामले सामने आने के बाद आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा गाइडलाइन जारी किया गया है और लोगों से यह अपील भी की गई है कि किसी भी फ़ोन कॉल को इग्नोर करें और कोई भी जानकारी साझा न करें। खास तौर पर साइबर फ्रॉड के द्वारा बैंक अकाउंट नंबर, आधार नंबर या OTP आने पर उसकी जानकारी मांगी जा रही है।
न्यूज 18 भी आपसे अपील करता है कि इस तरीके के फ़ोन कॉल से सावधान रहें। शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना। ठगी का तरीका तो आपने जान लिया, अब आपको बताते हैं कि साइबर ठगों से बचने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आपकी सावधानी और सतर्कता ही आपको साइबर ठगों के इस नए पैंतरे से बचा सकती है, क्योंकि इस दुख और संकट की घड़ी में साइबर क्रिमिनल बूस्टर डोज के नाम पर स्वास्थ्य अधिकारी का हवाला देकर आपकी मदद करने के बहाने आपको ही चूना लगा रहे हैं और आगे भी लगा सकते हैं। आप किसी भी लिंक पे क्लिक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब कोई भी योजना सरकार निकालती है तो बेसिकली आपको सरकार पेपर के माध्यम से, न्यूज़ पोर्टल्स के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से आपको बता देती है, आपके जनप्रतिनिधि बता देते हैं। अगर आपको बूस्टर डोज लेना है, आप नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाएं, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएगा। लिहाजा आपको इन सब बातों पर खास ध्यान रखने की जरूरत है। बूस्टर डोज के नाम पर कोई कॉल आता है तो ध्यान ना दें। अगर आपको बूस्टर डोज लेनी है तो सीधे स्वास्थ्य केंद्र पर जाएं। फ्रंट लाइन वर्कर्स और सीनियर सिटीजन खास तौर पर सावधान रहें। फोन पर अपने बैंक की डिटेल्स किसी से शेयर ना करें। कोडेड मैसेज शेयर करने पर आप ठगी के शिकार हो सकते हैं। अनजान स्रोत से आने वाले कोडेड मैसेज को फॉरवर्ड ना करें। ठगी के शिकार होने पर तत्काल अपने बैंक शाखा से संपर्क करें। कोई भी ऑनलाइन या मैसेज से प्राप्त लिंक या नंबर फॉरवर्ड ना करें। फोन पर किसी को भी बैंक खाते, डेबिट या क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स ना दें। स्वास्थ्य कर्मी, बैंक कर्मी या अधिकारी बनकर ठग फोन करते हैं, इससे बचें। फोन पर आए किसी लिंक पर क्लिक न करें और न ही कोई फॉर्म भी भरें। OTP, UPI पिन या ATM पिन किसी के साथ शेयर न करें। KYC के लिए SMS आए तो ध्यान न दें। SMS में दिए गए मोबाइल नंबर पर कॉल न करें। ठगी की जानकारी या संदेह होते ही पुलिस को सूचना दें। इन सभी बातों पर आप यदि गौर करते हैं और इसे ध्यान में रखते हैं तो आपको साइबर क्रिमिनल कभी भी चूना नहीं लगा सकते। सावधानी और सतर्कता हटी नहीं कि आप ठगी के शिकार हो जाएंगे। इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें। गणतंत्र दिवस के पहले आईबी ने अलर्ट जारी किया है। आईबी सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कई आतंकी संगठन मिलकर भारत पर हमले की योजना बना रहे हैं। देश के खिलाफ बड़ी साजिश, आतंकी बना रहे हमले की योजना। आईबी ने जारी किया अलर्ट। ये आईबी की वही 16 पन्नों की रिपोर्ट है जिसमें इस बात का खुलासा किया गया है कि आतंकी संगठन बड़े हमले की साजिश रच रहे हैं। इस साजिश में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कई आतंकी संगठन शामिल हैं। ये आतंकी संगठन एक साथ मिलकर भारत पर हमले की योजना बना रहे हैं, जिसमें ISI, लश्कर-ए-तैयबा, TRF, JM, HM जैसे आतंकी संगठन शामिल हैं। हमले के लिए तालिबान आतंकियों को जेल से छोड़ रहा है, जो स्नाइपर, मोर्टार, IED ब्लास्ट या लोन वुल्फ हमले के साथ ही आत्मघाती हमले की भी योजना बना सकते हैं। इतना जबरदस्त है कि LOC के ऊपर ये जानकारी मिला है कि 200 से 300 लोग तरह तरह के मोटर,
छोटे आर्टिलरी और जितने भी आरपीजीएल जैसे हथियार, चाहे स्मॉल हो या लॉन्ग रेंज के हो, इनको सबको उन्होंने लेआउट भी कर दिया है। आईबी रिपोर्ट के मुताबिक आतंकियों के निशाने पर धार्मिक संस्थाएं, आतंकियों के निशाने पर धार्मिक सभाएं, मंदिर, दक्षिणपंथी नेता, रेलवे, पावर ग्रिड, रक्षा प्रतिष्ठान जैसे अहम ठिकाने शामिल हैं। यही नहीं, आतंकियों के निशाने पर अयोध्या में बन रहा राम जन्मभूमि मंदिर भी है, जहां आतंकी हमले की योजना बना रहे हैं। आईबी की तरफ से 16 पन्नों की जारी इस रिपोर्ट में कई अहम खुलासे किए गए हैं। पाकिस्तान से लेकर के अफगानिस्तान में रची जा रही आतंकी साजिश के बारे में बताया गया है। ये भी बात सामने आई है कि बांग्लादेश में किस तरह से आतंकी पनाह ले रहे हैं, नेपाल को अपना सेफ जोन बना रखा है। मिली जानकारी के मुताबिक आतंकी संगठन बिहार के सीमावर्ती इलाकों में रह रहे रोहिंग्या मुसलमानों को बतौर स्लीपर सेल भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की योजना बना रहे हैं। लिहाजा सीमावर्ती जिलों को अलर्ट जारी कर दिया गया है। हालांकि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर संजय सिंह बिहार पुलिस की इस कार्रवाई को सामान्य कार्रवाई बता रहे हैं। और भी हमारे बहुत सारे एक्ट हैं जिनमें प्रावधान किया गया है कि क्या कानूनी है क्या गैर कानूनी। उसके बाद भी लोग अपराध करते हैं तो पुलिस पकड़ती है। कि उसी तरह से हमारा लॉ ऑफ द लैंड है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि वी शुड रिस्पेक्ट दैट। तो लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इससे इतर जाते हैं तो उन पर कार्रवाई होती है। और इसका खामियाजा कई बार ऐसा होता है कि लोग अपना धंधा बढ़ाने के चक्कर में गरीब आदमी की जान भी चली जाती है। आईबी की तरफ से जो खुलासे किए गए हैं, जो बातों को बताया गया है, उसके बाद बिहार पुलिस दिल्ली पुलिस के संपर्क में है। और जैसा कि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने भी कहा कि हाल ही में दिल्ली पुलिस के साथ एक बैठक हुई है और इस बैठक में जो बॉर्डर इलाके हैं, नेपाल से सटे हुए जो सीमावर्ती इलाके हैं, वहाँ और किस तरह से सुरक्षा पुख्ता की जाए, इस पर गंभीर चर्चा हुई है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। वक्त तो चला है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद दिखाएंगे साजन की एसिड वाली साजिश। पटना के राजीव नगर थाना क्षेत्र के रोड नंबर 16 में अपराधियों ने जेवर कारोबारी को गोली मार दी। 2 की संख्या में आए अपराधियों ने सुहागन ज्वेलर्स के मालिक को गोली मारी। कारोबारी को 2 गोली लगी है। कारोबारी का इलाज चल रहा है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज से अपराधियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। 15 दिनों के अंदर दीघा और राजीव नगर इलाके में ये तीसरी बड़ी वारदात है। जेवर कारोबारी को गोली मारे जाने की घटना के खिलाफ स्थानीय लोगों ने सड़क जाम और आगजनी कर प्रदर्शन किया। गुस्साए लोगों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। हालांकि पुलिस का दावा है कि वो अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लेगी। दो गोली की बात सुनने में आ रही है। अपराधी कितने की संख्या में? उनका कहना है कि 2 अंदर में आया था, फिर हम लोग देख रहे हैं बाकी सब लूट की मंशा थी अपराधियों। नहीं, ऐसा नहीं लग रहा। नालंदा जिले के सोहसराय थाना क्षेत्र के छोटी पहाड़ी में जहरीली शराब पीने से 13 लोगों की मौत के बाद जिला प्रशासन घरों में नोटिस चिपका रहा है। पहले अतिक्रमण कर बनाए गए घरों पर नोटिस चिपकाया जा रहा है। साथ ही यहां घर बनाकर रह रहे लोगों ने कैसे जमीन अर्जित की, पहाड़ पर कैसे घर बनाया, कितना परिवार रह रहे हैं, बिजली और पानी का कनेक्शन कैसे मिला, इसकी जानकारी ली जा रही है। इसके लिए 4 अलग अलग टीमें काम कर रही हैं। घटना के बाद इलाके में सभी सरकारी कार्यों पर रोक लगा दी गई है। नोटिस चिपकाने के साथ साथ पुलिस की टीम एक-एक घर की तलाशी ले रही है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि किन किन घरों में शराब बनती थी। 100 घरों को नोटिस दे दिया गया है। जैसा कि अभी हाल फिलहाल में जो घटना हुई है, उससे एक बात स्पष्ट हुआ है कि कुछ हॉटस्पॉट बन गए हैं और वहाँ पे सरकारी ज़मीन को ही अतिक्रमण करके शराब से जो संबंधित गतिविधियां हैं वो लोग करते हैं। बिहार में शराब के खिलाफ बने कानून को लेकर पुलिस सख्त नजर आ रही है, जिससे शराबबंदी कानून को सफलतापूर्वक लागू किया जा सके।
लेकिन पुलिस की सख्ती के बाद भी तस्कर शराब की तस्करी से बाज नहीं आ रहे। शराब माफिया शराब की तस्करी के लिए हर दिन तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। शराब तस्करों के मनोबल को तोड़ने के लिए उत्पाद विभाग और पुलिस मुस्तैद हैं, जिसके कारण शराब तस्कर अपने काम में सफल नहीं हो पा रहे। मधेपुरा में उत्पाद विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए सदर थाना क्षेत्र के साहूगढ़ दीवानी टोला वार्ड संख्या 12 में विदेशी शराब से लदे पिकअप का जब्त किया है। इस कार्रवाई के दौरान उत्पाद विभाग की टीम ने मौके से एक युवक को भी गिरफ्तार किया। गिरफ्तार युवक से पूछताछ के आधार पर तस्करी में शामिल अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी लगातार जारी है। अन्य आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। नवगछिया पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाकर आपराधिक वारदातों में शामिल 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को इन अपराधियों की कई संगीन मामलों में तलाश थी। गिरफ्तार लोगों से पूछताछ की जा रही है, जिससे हाल के दिनों में घटित हुए वारदातों का खुलासा हो सके। पुलिस का कहना है कि नदी थाना क्षेत्र में 15 जनवरी को नीरज हत्याकांड में शामिल 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। वहीं परबत्ता थाना क्षेत्र में विभिन्न वारदातों को अंजाम दे चुके अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपी दर्जनों लूटकांड की घटनाओं में शामिल बताए जा रहे हैं। पुलिस के अभियान में गिरफ्तार अन्य आरोपियों पर चोरी और शराब की तस्करी जैसे संगीन मामले दर्ज हैं। अभियान के संबंध में बताते हुए नवगछिया एसपी ने कहा कि गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के बाद कई मामलों को सुलझा लिया गया है। गिरफ्तार बदमाशों से पूछताछ के बाद अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है, जिससे अपराधियों में दहशत का माहौल है। सिवान में आपराधिक घटनाओं में कमी नहीं आ रही है। चोरी, डकैती और हत्या की वारदातों से जिले में दहशत का माहौल है। मैरवा में चोरी के कारण लोगों में डर का माहौल है। मैरवा में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम देकर पुलिस पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। चोरों ने मैरवा थाने के कविता गांव में। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं तफ्तीश। बक्सर से एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक हैवान पति ने अपनी ही पत्नी पर तेजाब से जानलेवा हमला किया, जिसके बाद पत्नी अस्पताल पहुंच गई और शैतान पति फरार है। घरेलू कलह में पति बना शैतान, पत्नी पर किया एसिड अटैक, बुरी तरह झुलसी पत्नी सविता। जब फेंक के करन की तू जर जेबे, फेंक के बस भाग गई। अस्पताल में स्ट्रेचर पर शरीर पर जख्म और आंखों में आंसू लिए बैठी महिला। इसे ये दर्द और जुल्मों सितम किसी और ने नहीं दिया, ये दर्द उसके अपने सुहाग ने ही दिया, वो भी उन हाथों से जिन हाथों से उसे गले में मंगलसूत्र पहनाया था। उन्हीं हाथों से पत्नी की शरीर पर एसिड डाल दिया है और दे दिया है गहरा जख्म। अब ये शैतान पति फरार है। पत्नी अस्पताल में कराह रही है और पति बेखौफ घूम रहा है। दिल को दहला देने वाली ये वारदात बक्सर जिले से सामने आई। तेजाब पीड़िता लड़की का इलाज फिलहाल बक्सर सदर अस्पताल के बर्न यूनिट में किया जा रहा है। जो डॉक्टरों की टीम है इस लड़की को इलाज के लिए बर्न यूनिट केयर में रखा है। आप देख सकते हैं कि लड़की है जिसका इलाज यहाँ बक्सर सदर अस्पताल के बर्न यूनिट में वार्ड में रखा गया है। परिजन है साथ में। कैसे आया कैसे गया वो, हम जब फेंक कर भागा है तो मेरे बहन पूछ रही थी कौन है, बोला तुम बोलोगे तो चाकू मार दूंगा। फिर प्लस में सर बर्नी में तेजाब लेके आया था। दो थैले के अंदर ही डाल के लाया था। 2 बर्नी में तेजाब वो लेके आया था सर। कुछ नहीं सर इंसाफ चाहिए। घटना लड़ाई किस चीज का था, किस बात के लेकर के टेंशन था? वही सर कमाने खाने में उसको दिक्कत थी सर, वही टेंशन था और कोई टेंशन नहीं। हम कितनी बार उसको बोले भैया अपना कमाओ खाओ अपना आराम से परिवार रखो, कोई दिक्कत नहीं है। उसने यही बोला कि हम आपको दिखा देंगे, बस सर इंसाफ चाहिए। क्या इंसाफ में क्या चाह रहा है? इंसाफ चाहिए सर, उसको पकड़वाइए। पीड़ित महिला का भाई बार बार कह रहा है कि हमें इंसाफ चाहिए। मेरी बहन का पति शैतान है, उसे उसके किए की सजा मिलनी ही चाहिए। वहीं घटना के बारे में बताया जाता है
सविता और उसके पति जग नारायण के बीच घरेलू विवाद अक्सर हुआ करता था। पति मारपीट भी करता था। वारदात वाली रात यानी 20 जनवरी की रात सविता देवी अपने ससुराल में थी। करीब 12:30 पर सविता का पति दबे पांव से उसके कमरे में जा पहुंचा। उसके हाथ में एक गैलन था जिसमें वो तेजाब लेकर आया था, दूसरे हाथ में चाकू था। पत्नी को बोला कि शोर मचाओगी तो चाकू मार देंगे, अपना मुंह बंद रखो। पत्नी चाकू देखकर सहम गई और पति इसी का फायदा उठाते गैलन में रखे तेजाब को उसके शरीर पर उधेड़ दिया, उसके शरीर पर उड़ेल दिया और बोला कि अब तुम जल जाओगी। उसके बाद वो फरार हो गया। 12:30 बजे रात के अलन जब खुरखुराए लगल तो हम देखनी कि के ह तो देखते नहीं कि हमार पति हवन। तब चिल्लाए लगनी तो कहतन कि चिल्लाइए मत, चिल्लेबे तो तोरा ऊपर तेजाब फेंक देम कि तुम्हार जीवे। जर्किन में रहे और साथ में चाकू भी रहे। तो फिर फेंक के या फड़ाके से भाग गईलन। घटना बक्सर के तिलक राय हाता ओपी थाना क्षेत्र की है, जिसके बाद परिजनों ने सविता देवी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस को खबर दी। पुलिस ने पीड़िता के फर्द बयान के आधार पर पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि पुलिस कब तक महिला के शैतान पति को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचाती है और उसके किए की सजा दिलवाती है। लेकिन जिस तरह से उसने अपनी पत्नी पर एसिड अटैक किया है वो बेहद खौफनाक और डरावना है। उसे तो सजा मिलनी ही चाहिए। न्यूज़ 18 के लिए बक्सर से पुष्पराज की रिपोर्ट। तो अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि हर जुल्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।